हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ को डिटेल में पढ़ा था और मास और चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को डिस्कस करना है और साथ में हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वो है आपकी परमिटिविटी, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में हम समझेंगे, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पहले शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको कूलम्स लॉ को एक बार रिमाइंड करवा दूं। कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था, देखिए, फोर्स चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, फोर्स जो होती है दो चार्जेस के बीच में वो इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो हमें ये फार्मूला देखने को मिलता है जो कि क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स आपको पता है वेक्टर की फॉर्म, वेक्टर होता है, फोर्स का नेचर कैसा है, वेक्टर, है ना, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, अभी तक हम उसके ऊपर वेक्टर तो लगाया नहीं था, तो उसी को वेक्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम डिफाइन करें, बताएंगे कि कूलम्स लॉ फॉलो करता है किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। इसी में हम डिफाइन कर देंगे। देखिए, कंसीडर कर लो दो चार्जेस, एक कौन सा है प्लस क्यू, दूसरा कौन सा है माइनस क्यू। सेपरेट किए गए हैं डिस्टेंस आर के साथ। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर दोनों चार्ज भी एक ऑपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन टू चार्जेस। वो कितनी है, एक है F12 दूसरी है F21। क्योंकि यूं कि मैंने आपको बताया कि फोर्सेस आपकी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर एक वेक्टर साइन लगा देते हैं। एक बार मैं पेन का साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूं, एक सेकेंड। हाँ, तो F12 इसके ऊपर एक वेक्टर साइन लगेगा और इसके ऊपर भी क्या लगेगा, वेक्टर साइन लगेगा। समझ के बात को। अब पहली फोर्स है कौन सी, F12, इसके ऊपर क्या साइन, कौन सा साइन, वेक्टर, इसके ऊपर कौन सा साइन, वेक्टर। ये जो आपका यूनिट वेक्टर है इसके ऊपर कैप लगेगी, इसके ऊपर भी क्या लगेगी, कैप लगेगी। अब देखिए F12 क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मींस फोर्स लग रही है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। किसके कारण लग रही है, Q2 के कारण लग रही है। तो चलिए देखते हैं, अच्छे से इनको डिस्कस करते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है। देखो, मैंने बोला एक फोर्स लग रही है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। किसके कारण, Q2 के कारण के ऊपर। दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं, दोनों क्या है, नेचर कैसा, ऑपोजिट, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स लग रही है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। किसके कारण, Q2 के कारण। अगर Q1 के ऊपर फोर्स लगी तो ये चार्ज किस तरफ भागेगा, इस तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस चार्ज ने, Q2 चार्ज ने Q1 चार्ज के ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। कितनी फोर्स लगाई, फोर्स लगाई F12 वेक्टर, जिसका मतलब क्या हुआ, F12 का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इस तरह से इसको पढ़ेंगे हम। क्लियर हुई बात, आगे चले। अब F21 क्या है आपका, F21 का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। क्या बोला हमने, F21 यानी कि फोर्स किसके ऊपर, सेकंड चार्ज के ऊपर। किसके कारण, फर्स्ट चार्ज के कारण लग रही है, उसे हमने क्या लिख दिया, इस वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स हमें बताते हैं डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर पहली बात आपको पता होनी चाहिए, 11th में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमें कोई भी अगर स्केलर क्वांटिटी या उसको वेक्टर क्वांटिटी बनाना है, यानी कि मैग्नीट्यूड को जब भी हम यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी मैग्नीट्यूड को आप यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको जो न्यू क्वांटिटी देखने को मिलेगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और हमें क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। याद रखना, मैग्नीट्यूड कैसा, 1, कितना, 1 यानी कि यूनिटी, और हमें क्या बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। कभी भी कोई भी मैग्नीट्यूड के साथ जब आप यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसके मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमें उसकी क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी उस मैग्नीट्यूड की। तो यहां पे और आपका जो यूनिट वेक्टर होता है उसके ऊपर, जैसे ए अगर कोई मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर ऐसे कोई मैं ऊपर कैप लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का जो मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। कैप का मतलब ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, ऊपर क्या लगाई थी, इसके ऊपर हमने कैप। फाइन।
तो यहां पे R12 कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर है एक्टिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 मींस R12 जो R12 कैप जो है बेसिकली यूनिट वेक्टर है जो कि एक्ट कर रहा है कहां से Q1 से Q2 की तरफ। तो एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। ओके, तो ये जो एक आपका यूनिट वेक्टर है इस तरफ एक्ट कर रहा है कहां से Q1 से Q2 की तरफ, यानी कि डायरेक्शन के बारे में हमें बता रहा है। तो क्या आ जाएगा ये आपका R12 क्या। सिमिलरली एक और आपके पास क्या है, या आप क्या करोगे अलग अलग लाइनें ड्रॉ करने से बेटर है आप इधर ही इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये ऐसे करके, समझ गए बात को। और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ये क्या है R12 क्या। दूसरा R21 क्या है आपका यूनिट वेक्टर है जो कि किस तरफ एक्टेड है चार्ज Q2 से Q1 की तरफ। इसको रेड पेन से बनाया मैंने, तो इसको लिख दिया मैंने R21 क्या, जो कि हमें डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की। क्लियर होगी बात की नहीं हुई, किसी को कोई डाउट है? फाइन। अब चलते हैं हम करते हैं डेरिवेशन। ठीक, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है हमें, F12 किसके बराबर होगा कि Q1 Q2 दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना R, तो R²। अब इसको मुझे वेक्टर फॉर्म बनाना है, कौन सी फोर्स F12। F12 क्या है, F12 मींस फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसको डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन देखो F12 की डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर बता रहा है, ये वाला R12। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, R12 कैप के साथ। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनेगी, फिर से यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। इक्वेशन नंबर सेकंड भी इसी पेज पे कर लेते हैं। तो यहां पे लगाया हमने ऐसे एप लाइन और इस तरह, और यहां पे हम इक्वेशन नंबर सेकंड को भी लिख लेंगे ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगी, F21 इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के Q1 Q2 अपॉन R²। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म बनाना है तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एरो यानी कि वेक्टर। इसको अगर वेक्टर तो बना दिया, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। F21 की डायरेक्शन कौन बता रहा है, R21 वेक्टर बता रहा है, यूनिट वेक्टर बता रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको किसके साथ, R21 के साथ, यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर हमेशा जब भी मल्टीप्लाई कर दो कोई मैग्नीट्यूड के साथ आपको क्या देने लगता है, डायरेक्शन। तो देखो ये आपका क्या बन गई, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ये इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, सेकंड। क्लियर बात, फाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूं इनका क्या होता है, 1 होता है। चाहे आप R21 की बात करो, चाहे आप R12 की बात करो, चाहे आप R21 की बात करो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यानी कि सिंस R12 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, R21 के बराबर होगा। लेकिन दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, यानी कि ऑपोजिट है। एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन जब भी ऑपोजिट हो तो हमें साइन कौन सा लगाना पड़ता है, नेगेटिव। यानी कि R12 कैप इक्वल्स टू R21 कैप, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए साइन कौन सा लगा दूंगा, मैं नेगेटिव लगा दूंगा। क्लियर बात, कोई डाउट है? फाइन, आई होप नहीं होगी, ये बातें आपको पता भी होंगी। मैं फिर भी जितना कोशिश हो सकती है 11th वाली चीजें भी आपको क्लियर कर रहा हूं साथ साथ में, जिन्होंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी है तो फाइन। अब देखिए ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी कौन सी, थर्ड। कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड। यूजिंग इक्वेशन थर्ड, किसमें, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी भाई, R12 वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R², R12 क्या, तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R²। R12 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इक्वेशन थर्ड डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगी, R12 की जगह मैं लिख दूंगा माइनस R21 क्या, R12 की जगह क्या लिख दिया, R21 लिख दिया।
इसको अच्छे से अरेंज करो तो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्या है R स्क्वायर R21 कैप। क्या इस क्वांटिटी को आपने कहीं पे देखा है इतनी सी जिसको मैंने सर्कल किया? आप बोलोगे देखा है। मैं पूछूंगा कहाँ देखा है? आप बोलोगे सर हमने तो इक्वेशन सेकंड में देखा था। और इक्वेशन सेकंड है कहाँ पे? ये आपकी इक्वेशन सेकंड, देखिए एक सेकंड, हाँ ये देखिए इक्वेशन सेकंड, देखो यही तो थी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप, किसके बराबर? F21 के बराबर। किसके बराबर? F21 के बराबर। तो देख लीजिए, मैच कर लीजिए खुद ही। तो ये देखिए पूरी इक्वेशन क्या है, F21 के बराबर है ये, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहां पे मैं एक लाइन लगाता हूं और यहीं पे मैं आपकी ये इक्वेशन सॉल्व करवाता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए कैसे, पहले तो एक मैं यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ ताकि इसी पेज में करूँ तो आपको आसानी से कंपैरिजन भी कर सको। तो दिस इंप्लाइज F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस, और ये पूरी चीज किसके बराबर है आपकी इक्वेशन सेकंड के मुताबिक? किसके बराबर है? F21 के बराबर। कहां से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। और ये आपकी क्या टर्म है, कौन सी टर्म है ये आपको याद आ रहा है? हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था, F12 इक्वल्स टू F21, यानी कि जिसका मतलब क्या होता था? जिसका मतलब होता था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो F12 और F21 क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का, तभी इक्वल टू का साइन लगा है। पर यहां पे एक साइन और लगा है जो कि क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव हमें क्या बताता है? नेगेटिव हमें बताता है कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। तभी तो बोलते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पर रिएक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इधर से हमने कंक्लूड क्या किया? ये कंक्लूड किया फ्रॉम दिस, जब फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कंक्लूड दैट कूलम्स लॉ फॉलोस, क्या फॉलो करता है? न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो करता है? न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जैसे कि मैंने आपको बोला था आज दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी मैंने आपको बताई थी, जब एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं उसको। तो यहां पे परमिटिविटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ आ रही है बात? तो मैंने क्या बताया? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। डिनोट किसके साथ किया जाता है? इसको एप्सिलॉन के साथ किया जाता है या और के साथ किया जाता है। एप्सिलॉन इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्या किसके बराबर होता है? ये एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू द किसके? फ्री स्पेस के। फ्री स्पेस की जब भी बात होती है मैंने आपको बताया क्या, कौन सा साइन लगा देते हैं उसके पाँव के नीचे? हम आपका नॉट का। किसका साइन होता है उसके पाँव के नीचे? नॉट का साइन होता है। तो यहां पे एक बार मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एम का मतलब मीडियम, टू द क्या नीचे आ जाएगा? टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट लगा तो मींस फ्री स्पेस की बात हो रही है। डिनोट एप्सिलॉन के साथ किया जाता है, जहां के के साथ भी इसको डिनोट किया जाता है। यूनिट क्या होता है इसका? वो इंपॉर्टेंट है। यूनिट होता है इसका, आप क्या करोगे? इसका यूनिट कैसे लिखोगे? देखिए, जो ऊपर इसके ऊपर भी क्या है? परमिटिविटी, नीचे भी क्या है आपकी? परमिटिविटी। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करो यूनिट का, कि इसका यूनिट क्या होगा। मैं तब तक नेक्स्ट स्टेटमेंट इसकी डिस्कस करता हूं आपके साथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
यानी कि हम डेरिवेशन करेंगे कि ये कैसे हुआ, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E एप्सिलॉन m अपन एप्सिलॉन नॉट कैसे आ गया वो समझते हैं। देखिए क्या होता है एक्चुअल स्टेटमेंट जो रिलेटिव परमिटिविटी की होती है वो होती है इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इन फ्री स्पेस टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इन सम मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? देखिए बोलता है कि यानी कि एप्सिलॉन किसके बराबर होता है आपका एफ नॉट अपॉन एफ एम। सिंपल सी बात, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द रेशियो ले रहे हम टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। कौन से चार्जेस? सेम चार्ज होने चाहिए। कहां पे? मीडियम में। इन दोनों की जब हम रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगी? रिलेटिव परमिटिविटी मिलेगी। इतनी सी बात क्लियर होगी। अब इसको अगर प्रॉपर तरीके से समझाया जाए तो क्या होता है, जो रेशियो होती है किसकी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किनके बीच में? बिटवीन टू चार्जेस, जिनको सेपरेट किया गया है स्मॉल डिस्टेंस से। कहां पे? फ्री स्पेस में। टू द नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किनके बीच में? बिटवीन द सेम चार्जेस। जो यहां पे चार्जेस थे ना फ्री स्पेस में, वही चार्जेस आपके कहां पे होने चाहिए? मीडियम में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन सेम चार्जेस, सेपरेट भी इनको सेम डिस्टेंस से किया होना चाहिए, सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, लेकिन इस बार फ्री स्पेस में कहां पे? इन सम मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डिनोट किसके साथ? के के साथ, एप्सिलॉन के साथ किया जाता है। अब यहां पे हम फार्मूला पुट कर देंगे। देखिए एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहां पे मीडियम की बात हो रही है तो एप्सिलॉन क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। यहां पे क्या? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आ रही होगी। दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन यानी कि के, ये पूरी वैल्यू यहां पे ऊपर भी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नीचे भी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में बताया ना, दोनों चार्जेस सेम होने चाहिए दोनों केसेस में, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी क्या रखना हमने? सेम। तो जैसे ही इनका ऐसा होगा तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन m। 4/4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास? एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी और इसकी भी ये फॉर्म हो जाएगी। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में उसका यूनिट लिख दिया होगा। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ क्या होता है इसका यूनिट, किसका? एप्सिलॉन का। देखिए पहले हम फोर्स के साथ, ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और मीडियम में फोर्स होगी, इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब एप्सिलॉन हैज नो यूनिट। पहली बात। आप इसकी मदद से भी समझा सकते हो, इसकी मदद से। इसका यूनिट क्या था? नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं। देखिए किसका? एप्सिलॉन की बात कर रहा हूं मैं, तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका यूनिट क्या था? न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और इसका क्या था? न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका भी कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो यहां से आपने वो स्टार्टिंग में देखा, यहां पे आपका आएगा इट हैज नो यूनिट। अगर कोई चीज का यूनिट ना हो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता है। इट आल्सो हैज नो डायमेंशनल फार्मूला। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। आपको कोई भी डाउट होगी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज जूम क्लासेस भी चल रही हैं, वहां पे भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं जब मैं लाइव पढ़ा रहा हूं। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।